उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की आज हम बात करेंगे। लास्ट 2 सालों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड किया है इस बैंक ने। ऑलमोस्ट लॉस मेकिंग बैंक ये बन चुका था, बट वहाँ से काफ़ी अच्छा बिजनेस इन्होंने मैनेज किया है एंड आगे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है इस बैंक की। उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले था वो था इनके जो पुराने एनपीए थे, उसमें कलेक्शंस बहुत अच्छी रही इस बैंक की पिछले 1-2 सालों में। बिकॉज रूरल इकोनॉमी हमारी रिकवर कर रही थी, सो वहाँ से बैंक्स के एनपीए रिकवर करने स्टार्ट हुए, कलेक्शंस एफिशिएंसी स्टार्ट हुई। उसके साथ में जो फ्रेश लोन इस बैंक ने दिया वहाँ पे भी एनपीए के नंबर्स ऑलमोस्ट जीरो आ रहे थे। सो इससे इनकी जो अर्निंग थी उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया एंड वी कुड सी कि बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स हैं, ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में वो 100% की ग्रोथ डिलीवर कर रहा था ये बैंक। एंड अभी भी प्रॉफिट के नंबर्स तो अच्छे हैं, बट वो जो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था एसेट क्वालिटी का रिकवर होने का, वो अब थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो रहा है एंड उसका इफेक्ट हम बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स पे भी देख सकते हैं। जहाँ पे एक टाइम पे 100% की ग्रोथ आ रही थी ऑलमोस्ट, वहाँ पे वो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा कम होती हुई दिख रही है हमें। सो अगर इनकी Q2 के नंबर्स हम देखें सेकंड क्वार्टर के, तो बैंक की जो लोन बुक है वो 27% से ग्रो हुई है ऑन अ वाई बेसिस। डिपॉजिट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है, 43% की ग्रोथ है। मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं, जो कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में हम देख सकते हैं, हर सबके मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। बिकॉज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ गई है, आपको एफडी पे या सेविंग अकाउंट पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मार्जिन कम हो रहे हैं बैंक के। तो जीवन का जो मार्जिन है वो 8.8% पे आ गया कम होकर के। नेट प्रॉफिट इनका 11% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। तो रिजल्ट अगर हम ओवरऑल देखें तो ग्रोथ वाइज नंबर्स ठीक है, स्पेशली डिपॉजिट पे काफ़ी अच्छा काम किया है। डिपॉजिट बुक की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है, लोन बुक की भी ग्रोथ अच्छी है। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स हैं उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। जहाँ पे 60-70% की ग्रोथ आ रही थी एक टाइम पे, वो अब काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। 10-11% की ग्रोथ उस जीवन बैंक की प्रॉफिट ग्रोथ में आई है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन रीज़न जो है वो है इनका क्रेडिट कॉस्ट। क्रेडिट कॉस्ट अगर आप उस जीवन बैंक का देखें तो वो सडनली बढ़ गया इस क्वार्टर में। लास्ट ईयर का अगर पूरे साल का आप हर क्वार्टर का डेटा देखें FY23 का, तो हर क्वार्टर में उज्जीवन का जो क्रेडिट कॉस्ट है वो नेगेटिव था। यानी कि बैंक को फ्रेश एनपीए के लिए कोई प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ रही थी, बिकॉज एनपीए के नंबर ऑलमोस्ट जीरो थे। उसके साथ में जो पुराने एनपीए थे उसमें रिकवरी अच्छी हो रही थी, जिससे इनकी अर्निंग को सपोर्ट मिल रहा था एंड इसीलिए बैंक 60-70% की प्रॉफिट ग्रोथ हर क्वार्टर में रिपोर्ट कर पा रहा था। बट बिकॉज वो एक बहुत ही बेस्ट टाइम था एसेट क्वालिटी के लिए, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। यहाँ से अब हम एक नॉर्मलाइजेशन ट्रेंड देख रहे हैं हर एक बैंक के साथ में, स्पेसिफिक उज्जीवन का केस नहीं है। सो वही चीज़ उज्जीवन को भी थोड़ी सी हिट कर रही है। थोड़ा थोड़ा इनका स्लीपेजेस बढ़ना शुरू हुआ है। नेट एनपीए क्वार्टर में 0.09% हुआ है, बढ़ करके 0.4% से। सो वहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन ट्रेंड आया, जिसकी वजह से इनकी प्रोविजनिंग बढ़ी है और थोड़ा सा इनका प्रॉफिट का नंबर भी कम हुआ है इस क्वार्टर में। एंड फर्दर हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यहाँ से ये नॉर्मलाइजेशन ट्रेंड और रहेगा, यानी कि आने वाले क्वार्टर में क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है और उससे इनका नेट प्रॉफिट पे थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हम और देख सकते हैं आने वाले टाइम में। बट इसमें जो बेस्ट पार्ट ये है कि मैनेजमेंट का कहना है कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में उनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो 1% से नीचे रहेगा। यानी कि ऑल दो थोड़े से एनपीए के नंबर बढ़ेंगे, लेकिन उसका कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि ग्रोथ या प्रॉफिट के नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो। तो 1% तक क्रेडिट कॉस्ट अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक रिपोर्ट करता है तो ये बहुत ही अच्छी एसेट क्वालिटी है। बिकॉज स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसे कस्टमर से डील करते हैं जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ी सी वीक होती है कंपेयर टू अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक, बट वहाँ पे मार्जिन काफ़ी अच्छे होते हैं। सो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन ट्रेंड जरूर आएगा इनके एसेट क्वालिटी और एनपीए नंबर्स में। सबसे बेस्ट पार्ट अगर इस पूरे रिजल्ट में हम देखें तो वो है उज्जीवन का डिपॉजिट मिक्स। अगर आप उज्जीवन का डिपॉजिट मिक्स देखें तो उसमें 56% डिपॉजिट जो है वो रिटेल कस्टमर्स का है, इंडिविजुअल कस्टमर्स का। एंड बाकी का जो पार्ट है उसमें होलसेल है, कॉरपोरेट है, गवर्नमेंट एंटिटीज है, उनका बाकी का डिपॉजिट मिक्स है। सो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर आप होलसेल डिपॉजिट लेते हैं या कॉरपोरेट्स के डिपॉजिट लेते हैं तो वो बल्क डिपॉजिट होते हैं। 100 करोड़ 200 करोड़ का एक दो कॉरपोरेट जो है वो आपके बैंक में डिपॉजिट करते हैं एंड वो उनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, उनकी स्टेबिलिटी नहीं होती। सो किसी भी टाइम वो डिपॉजिट जो है विड्रॉ हो सकता है एंड उस टाइम पे अगेन बैंक को दोबारा से डिपॉजिट ग्रो करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग केस हो जाएगा बैंक के लिए।
लेकिन अगर आप रिटेल डिपॉजिट को ग्रो करते हैं तो वो स्टिकी डिपॉजिट होते हैं, वहाँ उनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, बिकॉज आप 50-100 कस्टमर से 1-1 लाख 2-2 लाख के छोटे छोटे डिपॉजिट कलेक्ट कर रहे हैं, एंड उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, चांसेस कम होते हैं कि वो कस्टमर जो है वो एक साथ उन डिपॉजिट को विदड्रॉ करे। सो उस केस में बैंक के डिपॉजिट पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, प्लस उससे कासा इंप्रूव होता है, यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का रेशियो आपका इंप्रूव होता है। इससे आपके मार्जिन को हेल्प मिलता है, बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन नहीं देना पड़ता इन प्रोडक्ट्स में। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो अगर आपका रिटेल कस्टमर का पार्ट ज़्यादा है डिपॉजिट में, इससे आपके मार्जिन पे, कासा रेशियो पे और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जीवन को हम देख सकते हैं कि लास्ट कुछ क्वार्टर से कॉन्स्टेंटली अपने डिपॉजिट मिक्स को रिटेल कस्टमर की तरफ लेके जा रहा है। अभी करेंटली 56% डिपॉजिट जो है इनका वो रिटेल कस्टमर्स का है, और लास्ट क्वार्टर में ये 54-55% था, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ये नंबर इंप्रूव हो रहा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड है जीवन के लिए। अब यहाँ से हम एक चीज़ और समझ सकते हैं, अगर आप बड़े शेड्यूल कमर्शियल बैंक जैसे कि HDFC बैंक का डिपॉजिट मिक्स देखें तो उनका 82% डिपॉजिट जो है वो रिटेल कस्टमर्स का है, यानी कि ये शो करता है कि कितना बड़ा फ्रेंचाइज है वो, एंड लोग कितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं HDFC के साथ बैंकिंग करने के लिए वीज़ा वीज उज्जीवन, क्योंकि एक अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बहुत कम टेरिटरी में है, प्रेजेंस भी कम है, ज़्यादा पुराना नहीं है बैंक, तो इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है अपने डिपॉजिट को ग्रो करने के लिए। बट एक राइट ट्रैक पे हम कह सकते हैं उज्जीवन बैंक अभी परफॉर्म कर रहा है। दूसरा, अगर आप उज्जीवन का लोन मिक्स देखें तो 27% लोन जो है उज्जीवन के वो अनसिक्योर्ड लोन है, एंड 73% जो है वो सिक्योर्ड लोन है। ये जो पूरी कैटेगरी है स्मॉल फाइनेंस बैंक की, इसमें सबसे ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन जो है वो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के हैं, जो हमने उसकी वीडियो में भी डिस्कस किया था। 90% से भी ज़्यादा लोन जो है AU के वो सिक्योर्ड लोन है। सो क्योंकि वो सिक्योर्ड है तो उसमें रिस्क कम होता है, एंड सिक्योर्ड लोन को AU बैंक हर साल 25-30% से ग्रो कर रहा है। दैट इज़ द रीज़न कि AU बैंक का अगर आप वैल्यूएशन देखें तो हमेशा 4 से 5 के आसपास में उनको प्राइस टू बुक मिलता है मार्केट से, वीज़ा वीज़ बाकी बैंकों का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा कम है कंपेयर टू AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो उज्जीवन ने भी ये डिसाइड किया था क्राइसिस के टाइम पे कि फर्दर ये जो लोन देंगे आने वाले टाइम में उसमें सिक्योर्ड लोन्स की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे, एंड वहाँ से इन्होंने होम लोन हो या कमर्शियल लोन हो या बिजनेस लोन हो या गोल्ड लोन हो, इन सारे प्रोडक्ट्स को फोकस करना शुरू किया, और इनका पार्ट काफ़ी तेज़ी से इन्होंने पूरे लोन मिक्स में इंक्रीज किया है। अगर हम पिछले 3-4 क्वार्टर का डेटा देखें तो हर क्वार्टर में इनका जो सिक्योर्ड लोन है वो 27-28% है, यानी कि फ्रेश लोन जो ये बैंक दे रहा है उसमें सिक्योर्ड लोन को भी फोकस में रख रहा है। और ये इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो RBI का रेगुलेशन आया है थोड़े टाइम पहले कि अनसिक्योर्ड लोन के अगेंस्ट में आपको कैपिटल ज़्यादा रखना पड़ेगा, सो वहाँ पे भी ये बैंक को हेल्प करेगा कि इनकी कॉस्ट पे और इनकी ग्रोथ पे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर ये सिक्योर्ड लोन्स की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। सो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है जो बैंक इस पर फोकस कर रहा है। उज्जीवन बैंक का अगर हम गाइडेंस देखें मैनेजमेंट का, तो इनका कहना है कि अगले 3 साल के लिए 25% या उससे ज़्यादा की ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं, और ग्रोथ वाइज हमने वैसे भी डिस्कस किया कि हर क्वार्टर में ऑलरेडी ये 27-28% की लोन ग्रोथ विटनेस कर रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है बैंक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगा बैंक के लिए कि इनका एसेट क्वालिटी का नंबर कैसा रहता है, इनका क्रेडिट कॉस्ट का नंबर कैसा रहता है, बिकॉज अगर वहाँ पे थोड़ी सी एसेट क्वालिटी ख़राब होती है, NPA के नंबर लगातार बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो इनकी प्रॉफिट पे और उनकी ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अदरवाइज अगर ये अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन रखते हैं सो जो ग्रोथ है उसको अचीव करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा इस बैंक के लिए। अगर हम इनके स्टॉक की भी बात करें तो करंटली उज्जीवन का जो वैल्यूएशन है वो करीब 2.8 के आसपास का इनको प्राइस टू बुक मिल रहा है मार्केट से। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से उतना अच्छा नहीं है जितना 1.5-2 साल पहले था, बिकॉज उस टाइम पे इसका प्राइस टू बुक अराउंड 1 के आसपास था, और बैंक हर क्वार्टर में 100%, 150% की प्रॉफिट ग्रोथ विटनेस कर रहा था, लोन बुक 35-40% की ग्रोथ की आ रही थी, तो उस टाइम पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा था। अभी यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड वैसा अच्छा नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट येस अगर बैंक की परफॉर्मेंस मेंटेन रहती है, कंसिस्टेंट रहती है, एसेट क्वालिटी जैसे कि ये कह रहे हैं कि हम 1% से कम का क्रेडिट कॉस्ट रखेंगे, अगर उसको मेंटेन करते हैं और उसके साथ में ये जो ग्रोथ है 25-30% की इसको मेंटेन रखता है ये बैंक, तो ऑब्वियसली ये प्राइस टू बुक यहाँ से और ज़्यादा बढ़ सकता है, मार्केट इसको और ज़्यादा वैल्यूएशन जरूर देगा।
सो जो ट्रैक करने वाली चीज़ है उज्जीवन के लिए वो है इनके एसेट क्वालिटी के नंबर्स और क्रेडिट कॉस्ट के नंबर कि इसमें कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है, बिकॉज ग्रोथ फ्रंट पे और प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे ये बैंक अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वैल्यूएशन वाइज ऑब्वियसली वैसा कंफर्ट नहीं है, बट अगेन परफॉर्मेंस कितना कंसिस्टेंट रहता है ये चीज़ डिसाइड करेगी कि फर्दर री रेटिंग हो सकती है स्टॉक में या नहीं। सो ये हमारा ओवरऑल एनालिसिस था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको कोई भी डाउट हो। थैंक यू वेरी मच।